टेंशन को दूर रखो जीवन से बस। चलो लास्ट लेक्चर में हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? हम लोग क्लासिफिकेशंस के टाइप पढ़ने लगे थे, है ना? और संडे का टाइम मिला था, तुम लोगों ने सही से अभी तक का पूरा पार्ट जहां भी जो भी तुमको पढ़ना था तुमने कवर कर लिया होगा। कुछ पूछना है क्या? आज बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, क्या ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि कहीं से तो गंदी स्मेल आ रही है। चलो कोई नहीं, पढ़ लेंगे। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ना था, यस। क्या तुम लोगों ने रूम पे जाके पढ़ा भी क्या? जाति वृत्ति है वर्गीकरण। मैंने तुम्हें बोला था कि ये जो अभी जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं जो भी क्लासिफिकेशन वाला, वो तुम्हें मिलेगा चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में। देखा था क्या तुमने रूम पे जाके? देखा था क्या? था क्या वहां पे? यस। तो आज तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जो भी मैंने तुमको पढ़ाया है, जो भी तुम्हारी कॉपी में है, उनसे क्वेश्चन पूछूंगा। एनसीईआरटी तो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है, बट जो कॉपी में मैंने पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया होगा उससे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? ओके। कुछ पूछना था बच्चे? यस। हाँ बिल्कुल, जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, कोशिका की संरचना वगैरह होती है, उनको देखा जाता है। नहीं नहीं, ये हमेशा से, यदि क्योंकि नेचुरल क्लासिफिकेशन आज का नहीं है, जो प्राकृतिक वर्गीकरण है ये आज का नहीं है, ये बंतम हुकर के टाइम का ही है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ही ज्यादा पुराना है, एरिस्टोटल के टाइम का, ऐसा नहीं है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिखा हुआ मिला कहीं पे? सूक्ष्म संरचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर है? नहीं, हिंदी में दिखाओ ना, दो एनसीईआरटी की बुक दो। कोशिका विज्ञान को भी देखते जितने भी पॉसिबल है ना, हमने तो बोल दिया कि जितने भी प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों के में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुण जैसे परासंरचना, ये परासंरचना जो है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है, वो क्या है? यही तो है। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा लेवल पे, यानी बहुत ही छोटे लेवल, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे। तो ये इन्होंने भले ही अलग से तुमको साइटोलॉजी नहीं लिख करके दिया, लेकिन अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है उसका मतलब भी क्या होता है? उसका मतलब होता है कोशिकीय संरचना वगैरह का अध्ययन करना। ठीक है, और पादप रसायन ये भी तो साइटोलॉजी का ही पार्ट होगा। बायोकेमिस्ट्री जो है वो भी क्या है? सेल बायोलॉजी तो है। तो पादप रसायन भी यूज कर रहे हैं हम, उसमें भी हमको ये करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की, जातीय वृत्तीय वर्गीकरण की। जातीय वृत्तीय वर्गीकरण क्या है कि अभी हमने देखा था कि लास्ट जो बेंथम मुकर का वर्गीकरण आया था, वो वर्गीकरण बहुत ही अच्छा था, हमने बोला बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसमें एक कमी थी। क्या कमी थी? यस, एक मिनट रुको ना। कोई है नहीं क्या यहाँ पे? बुलाओ ना एक बार। एक बार बुलाओ ना। नहीं नहीं, बंद नहीं हुआ है, लेकिन ना इस क्लास को शिफ्ट करवाना है कहीं पे, इसमें बहुत बदबू आ रही है। कौन सा खाली है यहाँ पर? कौन सा क्लासरूम खाली है? इस फ्लोर पे कोई भी खाली नहीं है यार। इस वाली क्लास को शिफ्ट करवाओ कहीं, इसमें ना चूहे मरने की बदबू आ रही है। हाँ, और इसमें पढ़ाया नहीं जा रहा है। जरूरी है, मतलब नहीं पढ़ा पाऊंगा ऐसा लग रहा है।
नहीं, क्लास शिफ्ट करवाएंगे, नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। क्यों ऐसा? फिर वापस क्यों बैठ गए इधर? अच्छा, पहले भी इसी रीजन से शिफ्ट हुई थी क्या? माइक की वजह से? ठीक है, बैठो, अभी ना तुम्हारे अरेंजमेंट कर रहे हैं। मार्कर पेन भिजो तुम। चलो सेटल हो जाओ जल्दी जल्दी, जगह नहीं है तो इधर खाली है बेंचेस, इधर आ जाओ। थैंक यू। चलो अब पढ़ेंगे बढ़िया से। जाति वृत्तीय वर्गीकरण, ध्यान देना आप सब बच्चे। क्या मतलब है कि जैसे हमने देखा था कि नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो प्राकृतिक वर्गीकरण आया था, वैसे तो वो बहुत अच्छा था। क्यों बहुत अच्छा था? क्यों बहुत अच्छा था? कोई बोलेगा कि जातीय वृत्तीय वर्गीकरण जो थे, वो प्राकृतिक वर्गीकरण जो थे वो अच्छे थे। क्यों? क्या खास बात थी उसकी? क्योंकि वो पहले जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था उसकी तरह नहीं थे। आर्टिफिशियल या कृत्रिम वर्गीकरण जो था उसमें तो सिर्फ एक या दो ही बाह्य आकारिकी लक्षणों के अध्ययन के आधार पर ही वर्गीकरण कर दिया जा रहा था। और जिसकी जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि कई बार जो है वो दूर के जो जीव हैं वो एक ग्रुप में पड़े हुए हैं, और कई बार ऐसा है कि जो नजदीक है, सिमिलरिटीज ज्यादा है, उनके अंदर समानताएं ज्यादा है, वो दूर दूर के ग्रुप्स में पड़े हुए हैं। तो ऐसा कई बार हो रहा था, इसलिए वो वर्गीकरण अच्छा नहीं था। तो प्राकृतिक वर्गीकरण आया कि ज्यादा से ज्यादा लक्षण जो है उन लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया जाए। मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो हैं उनको यूज किया जाने लगा क्लासिफिकेशन के लिए। लेकिन उस टाइम तक भी वैज्ञानिक जो थे वो क्या यूज नहीं कर रहे थे? जीवों के बीच में जो उद्विकास के संबंध हैं उनको यूज नहीं कर रहे थे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यूज नहीं कर रहे थे। तो ये कमी थी किसकी? बेंथम हुकर के वर्गीकरण की। क्यों? क्योंकि हमने देखा था उसमें जिम्नोस्पर्म जो है, जो उद्विकास में डाइकॉट से पहले आया हुआ है। जिम्नोस्पर्म जो है वो एंजियोस्पर्म से
पहले आए हुए हैं, लेकिन वर्गीकरण जब कर रहे थे तो पहले डाइकॉट को रख रहे हैं, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर मोनोकॉट। तो इस तरीके की कमियां आ रही थी। उन कमियों को दूर करने के लिए एक ऐसा वर्गीकरण लाया गया, जिस वर्गीकरण में क्या देखा, जिस वर्गीकरण में देखा कि जीव जो है वो आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है, और ये जो उद्विकास के रूप में अंतर संबंध आते हैं, मतलब एक ही टेक्सा के जो दो जीव होंगे उनके एंसेस्टर समान होंगे। कैसे कि जैसे मान लो मैंने बात किया कि आलू है और बैंगन है, आलू और बैंगन दो प्लांट लेता हूं ना, प्लांट का एग्जांपल ले रहा हूं। तो आलू और बैंगन के प्लांट्स में हम देखते हैं बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। यदि समानताएं बहुत ज्यादा है तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि इन दोनों का उद्विकास किसी एक ही एंसेस्टर से हुआ होगा? यस। या जैसे तुम मनुष्यों के लिए बात करते हो कि मनुष्य है और मान लो चिंपांजी है, उनमें हम बहुत सारी समानताएं देख रहे हैं, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि उद्विकास के क्रम में इनके एंसेस्टर जो है वो कॉमन रहे होंगे, इनके पूर्वज जो है वो कॉमन रहे होंगे? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यदि वर्गीकरण किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? जातीय वृत्तीय वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण जो है वो ज्यादा अच्छा था एज कंपेयर टू प्राकृतिक वर्गीकरण। आई बात समझ में? तो इसीलिए लिख डालो ये बात इसके अंदर, जीव के सभी संभव लक्षणों के साथ साथ उद्विकास के क्रम, जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब फाइलोजेनी या जाति वृत्तीयता का उपयोग वर्गीकरण के लिए किया जाता है। तो जितने भी वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो अच्छा वर्गीकरण था वो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। ये बेटर था बाकी किसी भी वर्गीकरण से जो अभी तक हमने पढ़े। सभी लक्षणों के साथ साथ, अब ये सभी लक्षण कौन से? इनमें कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, या उसी ऑर्डर में लिखूं यदि मैं इस सभी लक्षणों की बात करें तो कौन से सभी लक्षण? क्या बाहरी लक्षण, बाह्य आकारिकी, आंतरिक लक्षण, आंतरिक, उसको हम क्या बोल देते हैं? शारीरिकी, इसका इस्तेमाल किया गया। और क्या यूज किया गया? कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान के अलावा और क्या यूज किया गया? भ्रौणिकी, पादप रसायन विज्ञान, तथा जाति वृत्तीयता इत्यादि का उपयोग किया जाता है। और भी हो सकते हैं, इकोलॉजी का, यस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी। तो जो भी डिफरेंट बायोलॉजी की फील्ड्स होते हैं उन सबका इस्तेमाल करके जो एक बेहतरीन वर्गीकरण दिया जाएगा, जिसके अंदर खास बात क्या है, जिसके अंदर पहले वाले वर्गीकरणों के तुलना में या प्राकृतिक वर्गीकरण की तुलना में फाइलोजेनी का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसे वर्गीकरण को फाइलोजेनेटिक बोलते हैं। इंग्लिश में बाह्य आकारिकी इज मॉर्फोलॉजी, शारीरिकी एनाटॉमी, कोशिका विज्ञान जो होता है वो साइटोलॉजी होती है, भ्रौणिकी जो है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, और पादप रसायन विज्ञान बोले तो फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या नेचुरल में जो पढ़े थे वही चीजें हैं क्या? यस, बाकी चीजें तो वही हैं, लेकिन उसके साथ में ऐड हो गई है क्या? जाति वृत्तीयता, जिसका मतलब क्या होता है? उद्विकास का क्रम। और इस वर्गीकरण को, इसे क्लैडिस्टिक भी कहा जाता है।
क्लैडिस्टिक भी कहा जाता है। बस ध्यान रखना कि इसका एक नाम क्लैडिस्टिक भी है। कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था? सबसे पहले एंगलर एंड प्रेंटल, लेकिन इनका वर्गीकरण उतना अच्छा नहीं था। बहुत ही स्टार्टिंग का तो बहुत ही बेहतरीन क्लासिफिकेशन नहीं था एंगलर प्रेंटल का। दूसरे वैज्ञानिक जिन्होंने फिर एक अच्छा वर्गीकरण दिया, और कई बार हम पहला अच्छा सा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में नाम आइकलर देखते हैं, आइकलर एंड एंडलाइकर। उसके अलावा एक और वैज्ञानिक का नाम जो बहुत फेमस है, उनका क्लासिफिकेशन तुमने सुना भी होगा शायद, ओस्टवाल्ड टिप्पो। ओस्वाल्ड टिप्पो सुना है क्या? इनका भी वर्गीकरण कैसा? फाइलोजेनेटिक। दो वैज्ञानिक के नाम और बता देता हूं, हचिनसन हचिनसन और तख्ताजन। तख्ताजन तो ये कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस टाइप के वर्गीकरण दिए थे। अब हालांकि यहाँ पे तुम्हें रटना नहीं है वैज्ञानिकों का नाम, लिखवा दिया है। किस लिए लिखवा दिया है? कि बाय चांस क्वेश्चन कर रहे होगे और नाम आ जाएगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि कभी सुना ही नहीं था, इसीलिए लिख दिया है। रटने वाली चीज ये नहीं है ना। ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि फाइलोजेनेटिक आखिर नेचुरल से कैसे बेहतर है। अगला जो है वो है एडेनसोनियन क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लो, नहीं समझ में आ रहे तो एंगलर प्रेंटल, आइकलर एंडलाइकर, ओसवाल्ड टिप्पो, हचिनसन और तख्ताजन। हाँ, ऐसा नाम कहाँ होता है सर? रशियंस, ऐसे नाम होते हैं उनके, अजीब गरीब। चलो क्लियर है बात है सबको? डन है क्या? नेक्स्ट देखो एडेनसोनियन क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि प्राकृतिक वर्गीकरण हो या जातीय वृत्तीय वर्गीकरण हो, यदि हमें वर्गीकरण को बेहतरीन बनाना है तो हमें कायिक लक्षणों को ज्यादा प्रायिकता देनी चाहिए या हमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। क्यों ऐसा? क्या ये बात जानते हो कि कायिक लक्षण जो होते हैं उनके अंदर हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि वातावरण के अनुसार चेंजेस मिलते हैं, लेकिन उनके जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। अब यदि मैं तुम्हें एक सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं तो क्या तुमने ये वो मटर और बीन सेम वगैरह जो होते हैं इन सब के प्लांट्स देखे हैं? तुम्हें पता है कौन सी फैमिली के हैं ये? चना, मटर, सेम, फेबेसी का है क्या? ये सब जानते हो क्या? यस। अब तुमने फेबेसी के लक्षण तो देख, थोड़े बहुत आइडिया है तुमको, या तुम एटलीस्ट ये एग्जांपल जानते हो? क्या तुम्हें ये भी पता है कि फेबेसी कुल में शीशम भी आता है? क्या तुम्हें पता है ये बात कि शीशम का जो पेड़ होता है वो भी फेबेसी का मेंबर है? नहीं, ये नहीं पता था तुमको? नहीं पता था। अब तुम सोचो कि यदि मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बता दिया कि फेबेसी कुल में शीशम भी आता है और फेबेसी कुल में ये तुम्हारे मटर वटर भी आते हैं, तो तुम्हें लगेगा यार ये तो बड़ा ही अजीब सा बात है, एक तो देखने में बिल्कुल अलग है,
दूसरा देखने में बिल्कुल अलग है, ये एक ही कुल में रखे हुए, ऐसा कैसे, कुछ गड़बड़ है क्या? यस, वेरी गुड। तो फिर हुआ क्या कि जब हम फूल देख रहे हैं या तुम शीशम की फली को देख रहे हो, तो फिर क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार फली तो इसकी भी मटर जैसी है? फूल जो होते हैं शीशम के, उसमें भी वही कैरेक्टर्स होते हैं जो मटर में होते हैं, चने में होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि पुष्पीय लक्षणों में ज्यादा समानता होना कहीं ना कहीं बता रहा है कि इनके उद्विकास में ये ज्यादा पास पास में है, या ये निकट संबंधी जीवों के ग्रुप है। कब? जब पुष्पीय लक्षण समान है। और बाह्य लक्षण, जड़, तना, पत्ती को देख रहे थे तो उसमें हमने देखा उसमें समानता कम है, लेकिन फिर भी वो क्लोजली रिलेटेड हो सकते हैं। आई बात समझ में? कि बाह्य लक्षणों की बात की मैंने, तो मैंने देखा कि डॉल्फिन और इंसान दोनों ही मैमल्स हैं। बाह्य लक्षण को देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर दिखेगा, लेकिन यदि हम उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को देखेंगे तो उसमें हमें बहुत ज्यादा समानता मिलेगी। तो इसीलिए कौन से वर्गीकरण में, प्राकृतिक और ये वाला फाइलोजेनेटिक, इन दोनों के अंदर किन लक्षणों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी? लैंगिक लक्षणों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। कहीं पे स्टार करके लिख लेना, एडेनसोनियन के पहले ही लिख लेना एक लाइन सिर्फ, कि प्राकृतिक एवं जातिवृत्तीय वर्गीकरणों में, प्राकृतिक एवं जातिवृत्तीय वर्गीकरणों में लैंगिक लक्षणों को प्राथमिकता दी जाती है या प्रायिकता दी जाती है। प्राकृतिक व जातीय वृत्तीय वर्गीकरणों में लैंगिक लक्षणों को प्रायिकता दी जाती है। किसमें नहीं दी जाती है? तो आर्टिफिशियल में। किसमें नहीं दी जाती है? आर्टिफिशियल में। किसमें नहीं दी जाती है? ये वाले में भी, ये वाले में भी, इसमें भी नहीं दी जाती है। बच्चे बोले सर ये तो सबसे लास्ट में पढ़ रहे, तो सबसे ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। यस, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये इतना खतरनाक हो गया कि इसका अब जो तरीका है उसमें इंसानों के नहीं, कंप्यूटर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इंसान तो अपना चेक कर लेता है बस, लेकिन यदि कंप्यूटर की सहायता से वर्गीकरण किया जा रहा है, कैसे? कि हमने क्या किया, जितने भी पादप, जैसे मान लो मुझे एक पादप मिला, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे को एक पादप मिला, उसके अंदर मैंने देखा कि उसकी पत्ती जो है वो कुछ ऐसी थी, उसके अंदर जड़ जो है वो कुछ ऐसी थी, ठीक है। और अब मैंने बोला तुम्हें कि बताओ ये जो है वो किस क्लास में वर्गीकृत होगा, किस वर्ग में होगा, डाइकॉट में कि मोनोकॉट में? तुमने क्या बोला? डाइकॉट में। कैसे पता लगा लिया? पत्तियां देख के, कि तुमको पत्ती देख के क्या पता लगा कि ये जालिकावत शिरा विन्यास है। कुछ बच्चों ने रूट देख लिया, मूल, बोल दिया कि रूट जो है वो कैसा है, टैप रूट है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण, एक दो लक्षण होंगे कि बहुत सारे लक्षण होंगे? बहुत सारे। अब जब हम किसी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो वहां पर इस वर्गीकरण में, एडेनसोनियन या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, जैसे पत्ती का वेनेशन है तो इसको एक कोड दे देंगे, ये कैरेक्टर का एक कोड होगा। रूट, टैप रूट एक कोड होगा, फाइब्रस रूट का दूसरा कोड होगा, पैरेलल वेनेशन का दूसरा कोड होगा, पुष्प का अलग कोड होगा, फल का, फूल का प्रकार, अलग अलग चीजें। तो ऐसे बहुत सारे लक्षणों को जब हम अध्ययन करेंगे तभी तो वर्गीकरण होगा। ये तो मैंने तुमको इसलिए बोला कि तुमको एग्जाम्पल के लिए दो पता थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लक्षण होंगे जिनको हम देखेंगे और उन लक्षणों के आधार पर हम बोलेंगे कि पादप जो है वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। अब मान लो कि एक पादप जो तुम्हारे को दिख रहा था यहां पर, उसमें दो लक्षण तो तुम्हें दिख ही रहे। तीसरा लक्षण है इसके अंदर कि बीज में एक बीज पत्र का होना, मोनोकॉटिलेडन इन सीड, उसके बीज में एक ही बीज पत्र है। और भी बहुत सारे लक्षण हैं इसके जो मोनोकॉट के हैं, और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो डाइकॉट के हैं। जैसे मान लो मैंने बात की कि डाइकॉट के लक्षण और मोनोकॉट के लक्षण, तुलना कर रहा हूं इस पादप की, ये जो मैंने खोजा है अभी अभी पादप, मैंने क्या देखा कि डाइकॉट के 51 लक्षण है और मोनोकॉट के 50 लक्षण है। इस पादप के अंदर डाइकॉट के कितने लक्षण है? 51।
मोनोकॉट के 50। मैं तुम पूछोगे बताओ ये प्लांट को तुम किधर रखोगे, मोनोकॉट में कि डाइकॉट में? तुम बोल दोगे क्या, डाइकॉट में। तुम एकदम कंप्यूटर की तरह सोच रहे हो। अभी अभी तुम्हारा दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह चल रहा है बिल्कुल। लक्षण ज्यादा किधर मिले, डाइकॉट में। तुमने बोला इस पादप को किधर वर्गीकृत करना चाहिए, डाइकॉट में वर्गीकृत करना चाहिए। लेकिन जब मैं वो लिस्ट बता रहा हूं तो उसमें से एक लिस्ट ये भी है कि उसके अंदर ये जो 50 लक्षण है इसमें से एक लक्षण ये भी है कि इसके अंदर बीज कैसा है, एक बीजपत्री प्रकार का बीज है। अब इंसानी दिमाग की तरह सोच के बताओ कि भले ही इसमें मोनोकॉट के 50 लक्षण है, डाइकॉट के 51 लक्षण है, लेकिन इनमें से एक लक्षण एक बीजपत्र का उपस्थित होना ये भी उपस्थित है। अब बोलो क्या अभी भी तुम इसको डाइकॉट में ही वर्गीकृत करना चाहोगे? क्या तुम ऐसा बोलोगे कि सर एक बीजपत्र और द्विबीजपत्री पादप का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि उनमें नंबर ऑफ कॉटिलिडन 1 है कि 2 है? क्या तुम ऐसा बोलोगे कि सर इस लक्षण को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए? ये तो वो मुख्य लक्षण है जिस आधार पर वर्ग का नाम ही रखा गया है। और यदि इसके अंदर 2 बीजपत्र नहीं बल्कि एक बीजपत्र है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके कुछ लक्षण ज्यादा मिल रहे हो डाइकॉट से, एक लक्षण 2 लक्षण। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लक्षण है सर, इसको आपको कंसीडर करना चाहिए क्या, मोनोकॉट। क्यों? क्योंकि क्या एक बीजपत्री पादप के अंदर कभी, मोनोकॉट प्लांट के अंदर कभी रेटिकुलेट वेनेशन हो सकता है? कभी पढ़ा है जीवन में ऐसा? नहीं पढ़ा है, हो सकता है। अरबी के पत्ते देखे हैं? अरबी का पत्ता देखा है? अरबी मोनोकॉट की डाइकॉट? नहीं पता है? लीफ देख के क्या लगा, डाइकॉट। लीफ देख के क्या लगा, डाइकॉट, क्योंकि तुमने उसका देखा, उसका जालिकावत शिराविन्यास है। लेकिन अरबी मोनोकॉट है। समझ गए? क्या पता पड़ रहा है कि है मोनोकॉट लेकिन उसमें कुछ डाइकॉट के लक्षण है। लेकिन क्या उस एक लक्षण की बेसिस पे हम उसको डाइकॉट मान दे? नहीं, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट लक्षण नहीं है। लेकिन कोई पुष्पीय लक्षण या बीजपत्र वाला लक्षण ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि इंपॉर्टेंट है तो क्या इसे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? तो इंसानी दिमाग में और कंप्यूटर में यही अंतर होता है कि हम जो है वो चीजों को रैशनली तर्कपूर्ण रूप से सोच पाते हैं और हमारी प्रायोरिटी लेवल कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर यदि सॉफ्टवेयर बना दिया तुमने कि भाई आप सारे कैरेक्टर को पहचानोगे, जिससे ज्यादा मिलेंगे उसमें वर्गीकृत कर दोगे, तो क्या वो कंप्यूटर इस बात को समझ पाएगा कि इनमें कौन से लक्षण को प्रायोरिटी देनी है, कौन से को नहीं देनी है? नहीं समझ पाएगा। ये इसकी कमी है। तो समझ में आया ये वर्गीकरण कैसा है? ये वर्गीकरण ऐसा है जिसमें पादप के या जीव के जितने भी लक्षण होते हैं उन सब लक्षणों की लिस्ट बनाई जाती है, उन लक्षणों का एक कोड होता है और उस कोड को कंप्यूटर में एंटर कर दिया जाता है। जब वो कोड कंप्यूटर में सारे एंटर कर दिए तो वो क्या करता है, वो कंप्यूटर उसको उसका मिलान करता है अलग अलग ग्रुप के साथ में, और जिस ग्रुप के साथ में सबसे ज्यादा लक्षणों का मिलान हो जाता है वो बोलता है ये पादप का वर्गीकरण ये लो, इसमें करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा लक्षण मिल गए। यदि कोई अपवाद जैसा नहीं हो तब तो ठीक है, तब तो चलेगा, अच्छा है, मेहनत कम हो गई हमारी। लेकिन यदि कोई लक्षण प्रायोरिटी वाला है तो इंसानी वर्गीकरण उसको ध्यान रख सकता है, लेकिन इस वर्गीकरण में किसी लक्षण को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, चाहे वो वेजिटेटिव हो, चाहे सेक्सुअल हो, चाहे कोई भी हो। समझ गए? इसमें लिखो, इसमें मैं ही लिखवा रहा हूं तुम्हें। हाँ कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या होगा ना, जैसे हम जितना लॉजिकली तुम जो कमांड दोगे उस कमांड के अकॉर्डिंग वो क्लासिफाई कर देगा, लेकिन उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, उसमें अपवाद हमको बहुत सारे मिल सकते हैं जो कि हम देखें तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन वहां तो तुमने जो एंट्री की उस एंट्री पे ही फिक्स हो जाएगा। मतलब ये नहीं बोल रहा हूं ये खराब है, बिल्कुल ही नहीं, इसने हमारी मेहनत कम कर दी, हमने इंफॉर्मेशन दी, उसने क्लासिफाई कर दिया, तो ये है तो अच्छा, कंप्यूटर भी इस्तेमाल किया। लेकिन इसकी एक कमी भी है। क्या कमी है? कि इसको खुद को अपने मन से प्रायोरिटी डिसाइड करना नहीं आता है, इसको तो जो कमांड दे देंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करता रहेगा। ठीक है, चलो लिखो एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन, या इसको हम सांख्यिकी वर्गीकी भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। लिखो इस प्रकार के वर्गीकरण में कंप्यूटर की सहायता ली जाती है
कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। देखो इसमें जीव के सभी लक्षणों की, इसमें जीव के सभी लक्षणों की सूची बनाई जाती है। जीव के सभी लक्षणों की एक सूची बनाई जाती है तथा उसे एक कोड प्रदान किया जाता है, तथा उसे एक कोड प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, कंप्यूटर इसे उस समूह में वर्गीकृत करता है, कंप्यूटर इसे उस समूह में वर्गीकृत करता है जिस समूह से सर्वाधिक लक्षण मिलान रखते हैं, जिस समूह से सर्वाधिक लक्षण मिलान रखते हैं या मिलान करते हैं। सर्वाधिक लक्षण मिलान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इस वर्गीकरण पद्धति में, इस संख्यात्मक वर्गीकरण पद्धति, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का नाम ही क्या है? संख्यात्मक वर्गीकरण। इस संख्यात्मक वर्गीकरण पद्धति में किसी लक्षण को प्रायिकता नहीं दी जाती, किसी लक्षण को प्रायिकता नहीं दी जाती। यही इसकी कमी है, क्या वो सारी बातें क्लियर है? तो जब भी तुम वर्गीकरण पढ़ोगे, ध्यान देना सब बच्चे, कि क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये चीज हमारे लिए रटने की कब हो जाएगी? जब हम कंपेयर नहीं करते। लेकिन यदि हम कंपेयर करके पढ़ लें तो उनमें रटने जैसा नहीं है। जैसे वो बच्चा बोल रहा है कि सर कोश का विज्ञान है या वो है, कोई भी पॉइंट दिया तो क्या वो हमको रटना पड़ेगा कि इसका ये है? नहीं, रटने की जरूरत नहीं। क्या फिर सिंपल सी बातें ध्यान रखनी कुछ, क्या कि सबसे पहले जो वर्गीकरण आया था वो नॉन साइंटिफिक टाइप का था, उसमें बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड यूज नहीं हो रहा था। कौन सा वर्गीकरण था वो? यस, प्रैक्टिकल वर्गीकरण, उपयोग के आधार पर था। सीधे ही जिन जिन पादपों का या जंतुओं का जो उपयोग है उस आधार पर उसे वर्गीकृत किया जा रहा था। जैसे कौन से पादप हैं जिनसे मसाले मिलते हैं, किनसे औषधि मिलती है, किनसे तेल मिलता है, किनसे लकड़ी मिलती है, बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं। फिर उसके बाद में लोग जो है थोड़ा साइंटिफिकली सोचने लगे। तो कौन सा सबसे पहले आने वाले साइंटिफिक वर्गीकरणों में से एक था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण, जिसको किसने दिया था? एरिस्टोटल ने सबसे पहले दिया था। और एरिस्टोटल ने पादप को वृक्ष, श्रब और हर्ब में बांटा था। ठीक है, और एरिस्टोटल ने एनिमल को ही, एरिस्टोटल मतलब अरस्तु, कोई बच्चे जो है वो मेरे पास आए कि सर आपने तो अरस्तु का वर्गीकरण पढ़ा है? नहीं, एरिस्टोटल हम बार बार बोलते रहे, वो अरस्तु है। अंग्रेजी में एरिस्टोटल नाम था उनका और हिंदी में उनका नाम बदल के अरस्तु रख दिया गया है। तो अरस्तु ने जो है वो जंतुओं को बांट दिया किसके अंदर? रुधिर, लाल रुधिर है कि नहीं, उस आधार पर एनेमा और इनेमा। एनेमा में लाल रुधिर अनुपस्थित, ए फॉर एब्सेंट बताया था तुम्हें, ठीक है, इनेमा में उपस्थित। और उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आया था लिनियस का, जिसको हमने क्या नाम दिया था? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो उन्होंने पुष्प के लक्षणों पर, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते थे, तो पुष्प के लक्षणों पर, और पुष्प के लक्षणों में भी कौन सा? मेनली एंड्रोशियम कैरेक्टर, कितने स्टेमेन है, जुड़े हुए हैं, अलग हैं, क्या है। तो एंड्रोशियम या जो पुंकेसर के लक्षण है उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। इतनी बात ध्यान रखनी होगी, एग्जैक्टली एज इट इज, जैसा मैंने बताया तुमको, और ऐसे ही तुमने कॉपी में भी लिखा है। फिर उसके बाद में इससे बेटर क्लासिफिकेशन आया कौन सा?
नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण, जिसमें हमने क्या देखा कि ज्यादा से ज्यादा लक्षणों के आधार पर जो जीवों के बीच में प्राकृतिक अंतर संबंध थे, क्या बोला था हमने, नेचुरल एफिनिटी बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, जीवों के बीच में जो प्राकृतिक संबंध थे उस आधार पर वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, और ऐसा वर्गीकरण करने में हम जितने संभव लक्षण थे उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा था। जो भी एक वैज्ञानिक सोच सकता था वो सब कुछ, सिर्फ एक चीज को शामिल नहीं किया गया था, क्या, जाति वृत्तीय। तो वहां पर रटने की जरूरत नहीं, तुम ऑप्शंस देखोगे, तुम जाति वृत्तीयता के अलावा जो भी लक्षण दिए होंगे, भले वो तुम्हारी कॉपी में एनसीईआरटी में लिखा हुआ चाहे नहीं लिखा हुआ, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फिर कौन से लक्षण, जैसे यदि हम बात करें तो जैसे दे दिया कि बाह्य लक्षण तो कर ही रहे थे, आंतरिक लक्षण भी इस्तेमाल करने लगे। उनका परासंरचना यानी कि वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो कोशिका के अंदर है या जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिख रहा है, उन सब चीजों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। पादप रसायनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। उनके अंदर लैंगिक जनन वगैरह कैसे होते हैं, भ्रूणकी वगैरह जो है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इवन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ऐसी सब चीजों को उपयोग करके यदि वर्गीकरण किया जाए तो उसे क्या बोल देंगे, प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण का उदाहरण जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो किसका है, किसका सबसे फेमस क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन बहुत ही फेमस है। और उसके अंदर जो कमी थी वो तुम्हें पता है, जिम्नोस्पर्म जो है उसकी ऑर्डर जो है वो फाइलोजेनी को फॉलो नहीं कर रही थी, तो इसीलिए उससे बेटर क्लासिफिकेशन आ गया जिसको हमने क्या बोल दिया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। जाति वृत्तीय वर्गीकरण में क्या किया गया कि जो लक्षण पहले इस्तेमाल हो रहे थे उनके अलावा उद्विकास के क्रम को भी ध्यान दिया जाने लगा, और इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे बढ़िया बन गया, वन ऑफ द बेस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो। और यही आज भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ही हम फॉलो करते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो वर्गीकरण के लिए किया जाने लगा। और उसमें एडेंसोनियन नाम के एक साइंटिस्ट थे, एडेंसन, तो उनके कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया, इसीलिए उसको एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं या संख्यात्मक वर्गीकरण भी बोलते हैं। कंप्यूटर के इस्तेमाल से वर्गीकरण कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, इसमें सभी लक्षणों को समान प्रायिकता पर रखा गया, किसी को भी विशिष्ट प्रायिकता नहीं दी गई। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण, और ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, इनमें चाहे कायिक लक्षण हो चाहे लैंगिक लक्षण हो, किसी को प्राथमिकता नहीं दी गई। लेकिन नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस के अंदर क्या किया गया, लैंगिक लक्षणों को प्रायिकता दी गई। कोई पूछेगा क्यों प्रायिकता दी जाती है लैंगिक लक्षणों को, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बच्चे, क्योंकि वो ज्यादा स्थायी होते हैं, उनमें ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। लैंगिक कैरेक्टर बहुत आसानी से परिवर्तित नहीं होते, लेकिन जो कायिक लक्षण होते हैं वो वातावरणों से बहुत आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। डन है क्या, ओके। तो ये तो बात हो गई सारी किसकी, वर्गीकरण की। बिल्कुल जैसे मैं तुमको बता रहा हूं वैसे ही तुमको याद होनी चाहिए, विद एग्जाम्पल। जितने जितने एग्जाम्पल, लिमिटेड ही पढ़ा रहा हूं, उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना नीट में पूछा जा सकता है। हाँ, साइंटिस्ट के नाम में जैसे यहाँ पे फाइलोजेनेटिक में बस एक्स्ट्रा लिखा है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में एक्स्ट्रा लिखा है, वो भी रटने नहीं है, वो जस्ट लिखा दिया क्योंकि वो ऐसे हैं जो आते हैं बच्चों के सामने बार बार, तो सुने हुए होने चाहिए, इसलिए लिखवा दिया। अदरवाइज बाकी साइंटिस्ट के एक्स्ट्रा नाम जो है वो रटने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है बस जैसे जो एनसीईआरटी में वो तुमको याद रखने होंगे। ओके, चलो आ जाओ। तो अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, टेक्सोनॉमी की। वर्गीकरण देख लिया, अब टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी के बाद में हम जो है वो देखेंगे बाइनोमियल सिस्टमेटिक और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी को क्या बोल देते हैं हिंदी में, वर्गीकी, 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 टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोनॉमी होता है वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को व्यवस्थित करने के लिए, उनको वर्गीकृत करने के लिए जिन भी रूल्स और प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है वो सब बनाए जाते हैं। याद होगा तुमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था, बोला कि जब सिस्टमेटिक और मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ी कि कोई रूल होने चाहिए जिससे हम जीवों की पहचान कर पाए, उनका नाम रख पाए, उनको वर्गीकृत कर पाए। बस वही पॉइंट था जहां से उत्पत्ति हुई किसकी, टेक्सोनॉमी की।
कि वर्गीकरण के लिए पर्टिकुलर रूल चाहिए, ओके, तो वहां से उत्पत्ति टेक्सोनॉमी की। तो टेक्सोनॉमी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, पता है क्या? पता है क्या? लैटिन भाषा का शब्द है क्या? नहीं, ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक का। तुक्का नहीं मार देना है, सब जो भी पूछा लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है? नहीं, ग्रीक भाषा का शब्द है। और यहां पर टेक्सिस वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमोस वर्ड का मतलब होता है लॉ। बस यहां से ही तुम्हें टेक्सोनॉमी के बारे में पता लग जाता है कि आखिर टेक्सोनॉमी क्या है। क्या है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब चीजों को व्यवस्थित रखना। और यहां पर जब हम वर्गीकरण की बात कर रहे तो जीवों को सही ग्रुप में वर्गीकृत करना। तो वर्गीकृत करने के लिए जो भी लॉ चाहिए, जो भी रूल या प्रिंसिपल होने चाहिए, उन्हीं को क्या बोल देते हैं? टेक्सोनॉमी बोलते हैं। क्लियर है क्या बात सबको? तो टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन लिखो एक बार। लिखो, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जीवों के, जीवों को वर्गीकृत करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए जीवों को वर्गीकृत करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी वर्ड किसने जैसा पता है क्या? एपीडी कैंडोले नाम के वैज्ञानिक थे। नाम टेक्सोनॉमी, एपीडी कैंडोले द्वारा दिया गया। एपीडी कैंडोले द्वारा दिया गया था टेक्सोनॉमी वर्ड। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था थ्योरीज एलिमेंटायर डी ला बॉटनिक, इस नाम की बुक थी। और इस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया? इस टर्म को यूज किया, टेक्सोनॉमी, जिसका मतलब क्या होता था? जिसका मतलब होता था अरेंजमेंट के जो लॉ होते हैं वो। तो जो भी हम देखते हैं जीव है, उनको सही से वर्गीकृत करना। और वर्गीकृत करने के का मतलब क्या होता है? सिर्फ वर्गीकृत नहीं, बल्कि उनको कैसे पहचानना है, किन लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करना है, उसके बारे में उसके बारे में सारा ये बताते हैं। कैसे नाम रखना है उसके बारे में सारा कौन बताते हैं? टेक्सोनॉमी बताती है। ठीक है, तो इसके बेसिक्स क्या है? टेक्सोनॉमी का आधार निम्न है। बोलते कि बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी का आधार मतलब किस किस चीजों पर ये काम कर रहा है, बता सकते हो? हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइजेशन, क्या बोलते हैं हिंदी में? विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन, विशेषीकरण। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानकरण, पहचानकरण। नॉमेनक्लेचर, नामकरण। एवं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो ये सारे हैं इसके बेसिक्स। जब हम कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं तो इसका मतलब समझते हो क्या? कि जीवों को पहचानने के लिए कौन से लक्षणों का इस्तेमाल करना है, उन लक्षणों का निर्धारण ही क्या कहलाता है? कैरेक्टराइजेशन।
जैसे अभी मैंने जो डायग्राम बनाया और मैंने तुम्हें बोला कि अच्छा बताओ ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट, तुम्हारे माइंड में कुछ लक्षण आए जिसके आधार पर तुमने तुरंत से उसको पहचान लिया। तो वो जो लक्षणों का निर्धारण है कि कौन कौन से लक्षण के आधार पर पहचाने जाएंगे, जीव में कौन कौन से विशेष लक्षण होंगे जिनके आधार पर हम किसी ग्रुप में इसको बांटेंगे, उसे ही क्या बोल दिया जाता है, उसे ही कैरेक्टराइजेशन बोल दिया जाता है। आवाज ज्यादा लग रही है तुमको? ठीक है। और यदि बात करें आइडेंटिफिकेशन की, कोई बात नहीं, कम चलेगा, कान के पर्दे नहीं फटने चाहिए बस, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन की यदि हम बात करें तो उन्हीं लक्षणों का उपयोग करके जीव को पहचान लेना आइडेंटिफिकेशन होगा। यानी क्या ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है? यस, बहुत ज्यादा रिलेटेड। मतलब हमारी एनसीईआरटी इसको अलग अलग बोल रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कैरेक्टराइजेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली हम कहां पहुंच जाते हैं, जीव को आइडेंटिफाई करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो वो विशेष लक्षण जो यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उन लक्षणों का निर्धारण जो है वो कैरेक्टराइजेशन होगा और उसी के आधार पर हम जीवों को पहचान कर पाएंगे, आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। अब मान लो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किस समूह से बिलोंग करता है, कि मान लो कोई जीव मिला नया सा और उस जीव को हमने पहचान लिया तो अब क्या होगा, उसको यदि हम, क्योंकि अब हम टेक्सोनॉमिस्ट बन चुके हैं, मान लो ये महान टेक्सोनॉमिस्ट है और इसने क्या किया, इसने अभी अभी एक पादप को पहचाना है, अब क्या करेगा भाई, नाम तो अब इसको ही देना पड़ेगा। इसी ने पहचान की, कुछ तो नाम दोगे बच्चे, क्या नाम दिया, अपना ही नाम रख दिया। यस, तो कुछ भी नाम ऐसे नहीं दोगे, नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब क्या, कि कई बार नाम ऐसे रखे जाते हैं जिससे हमको जीव की कुछ विशेषता का पता लगता। मैक्सिमम केसेस में नाम जो है वो ऐसे रखे जाते हैं कि उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती हो, ठीक है। तो इस बच्चे ने क्या किया, नाम रखा, लेकिन वो नाम रखने के भी कुछ रूल्स होंगे, किसमें पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर। एंड फाइनली आएगा उसका क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म को डिवीजन से लेके और स्पीसीज तक, जो भी उसके किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक, उसको पूरा का पूरा व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। यदि, तो ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हुई बात, लेकिन यदि मैं तुमको थोड़ा और एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर की बात और बता दूं तो क्या होता है, इसके बाद में एक स्टेप और भी आता है जिसका नाम है डेस्क्रिप्शन। हाँ, वर्णन। यानी हमने वर्गीकृत कर दिया, लेकिन यदि तुम टेक्सोनोमिस्ट हो तो तुम क्या करोगे, तुम उसका सारा डिटेल भी अपने टेक्स्ट में लिखोगे, क्योंकि लोग पढ़ेंगे ना भाई ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों आखिर वर्गीकरण कर रहे हैं, क्यों नियम बना रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई बच्चे बताओ, क्यों हम टेक्सोनॉमी में ये सब चीजें कर रहे हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं बच्चे कि यदि हम टेक्सोनॉमी में ये सब बातें कर रहे हैं कि जीव को कैसे पहचानेंगे, कैसे नाम रखेंगे, आखिर इन सब का क्या महत्व है, ये कर क्यों रहे हैं हम? मतलब ये हम अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे, ऐसा तुम बोलना चाहते हो? हम अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे, ये हम सारी दुनिया के लिए कर रहे हैं, क्या तुम ऐसा बोलना चाहते हो? यस, बिल्कुल सही, कि ये जो हम कर रहे हैं जो भी कुछ, वो सिर्फ हम अपने मजे के लिए नहीं कर रहे हैं कि सर हम तो टेक्सोनॉमिस्ट, हमें मजा आ रहा है हम कर रहे हैं, नहीं। ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में कोई भी यदि इसके बारे में पढ़े तो जो आज मैंने खोज की है उस जीव का अध्ययन वो कर पाए। समझे? यस, बैठो, तुम सही सोच रहे थे, तो कर पाए। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वो सारी चीजें जो हमने सोची, हमने खोजी, हमने देखी, उसे एक पर्टिकुलर वे में उसको लिखना पड़ेगा कि जड़ ऐसी थी, तना ऐसा था, पत्तियां ये है, ये उसके अंदर विशेष लक्षण आया है, ये पुष्प है, ये पुष्प की संरचना थी, उसका फ्लोरल डायग्राम था, फॉर्मूला था, जो भी कुछ हमको बात मिलेगी, तो वो सारा का सारा क्या होगा, फिर इनके बाद में लिखा जाता है। फिर तुम टेक्सोनॉमिस्ट हो तो ये बच्चा टेक्सोनॉमिस्ट हो क्या करेगा, ये अपनी खोज करने के बाद में अपना पेपर पब्लिश करवाएगा। नेचर में बोल रहा है, और ऐसा नेचर में पब्लिश करवाएगा। यस, जितना अच्छा खोज होगा उतना ज्यादा अच्छे पेपर्स वगैरह में वो चीजें पब्लिश होती हैं। तो ये बच्चा पब्लिश करवाएगा तो क्या होगा, सारी दुनिया को वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पता पड़ जाएगा। तो ऑर्डर क्या रखते हैं उसका, कि हम पहले ऐसे टेक्सोनॉमी में उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं जिसके आधार पर जीवों को पहचान लिया जाता है।
हम वो रूल बनाते हैं जिससे जो हम नाम रखेंगे वो पूरी दुनिया में हर किसी के लिए वही नाम रहेगा, और उस नाम को रखने की प्रक्रिया क्या होती है? नॉमेनक्लेचर। और फिर आता है उसका वर्गीकरण, यानी किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक। इतना करने के बाद में एक चीज और किया जाता है जो एनसीईआरटी ने दिया है, उसकी व्याख्या, उसका डिस्क्रिप्शन, वर्णन किया जाता है, ताकि वो इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचे। क्लियर हो गई बात सबको? तो ये सारी चीजें करने के लिए जो रूल है वो कौन बनाएगा? वो टेक्सोनॉमी ही बनाएगा, मतलब टेक्सोनॉमिस्ट ही बनाएगा। क्लियर हो गई बातें सबको? अब यदि हम बात करें कि ठीक है, अब हम वर्गीकरण जो है वो करना स्टार्ट कर रहे हैं, रूल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग में टेक्सोनॉमिस्ट थे, वो आज के टेक्सोनॉमिस्ट के कंपेयर में यदि हम देखें तो उनसे ज्यादा लक्षणों का इस्तेमाल करते थे कि कम लक्षणों का? क्यों? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उतनी सुविधाएं थी ही नहीं, देख ही नहीं पाते थे बहुत ज्यादा, माइक्रोस्कोप वगैरह उतने हाई लेवल नहीं थे, उतना ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं था। तो जो स्टार्टिंग वाले क्लासिफिकेशंस के रूल आए वो किसके ऊपर आधारित होते थे? किस? यस, आकार की, जो हम अपनी आंखों से देख सकते थे। तो ऐसी टेक्सोनॉमी जो पहले यूज होती थी उसको नाम दिया गया क्या? क्लासिकल टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्या बोल रहे हैं हम इसको बोल सकते हो तुम टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी या ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, क्लासिकल टेक्सोनॉमी कौन सी वाली? जो पहले यूज होती थी। कब? जब टेक्निक उतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। कि यदि मैं ये मानूं कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है, एंशियंट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो यदि एरिस्टोटल है, हालांकि हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं आप? लीनियस को, क्योंकि उन्होंने ज्यादा काम किया, लेकिन शुरुआत की थी कि उन्होंने एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल के टाइम पे तो माइक्रोस्कोप थे नहीं कि वो डिटेल स्टडी कर पाए। क्या कर रहे थे? कितना बड़ा हाइट है प्लांट का, बस कर दिया वर्गीकरण। तो यदि ऐसे कुछ लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण हुआ होगा तो उसे क्या बोलेंगे? क्लासिकल टेक्सोनॉमी। यदि हम बात करें लिनियस, लिनियस जैसे महान साइंटिस्ट जिनको हम क्या बोल रहे हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। यदि हम उनकी बात करें तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा एंड्रोशियम कैरेक्टर, कर दिया वर्गीकरण। देखा कोशिका भित्ति, कर दिया वर्गीकरण कि भाई पादप है कि जंतु है। बहुत सारे लक्षणों की, कम लक्षणों के आधार पर कम लक्षणों के, तो उस टेक्सोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल टेक्सोनॉमी। क्या बोल देंगे? यह कुछ अथवा केवल आकारिकी लक्षणों पर आधारित था। यह कुछ अथवा केवल बोल सकते हो आकारिकी लक्षणों पर आधारित था। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल टेक्सोनॉमी। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर। हाँ बच्चे, टेक्सो, अच्छा 2 बार नो लिख दिया क्या? रिपरकशन हो गया मन में। टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब जैसे जैसे साइंस तरक्की करता गया और भी ज्यादा डिटेल स्टडी करने की संभावना बनती गई, तब धीरे धीरे इस टेक्सोनॉमी को इंप्रूव करके नया वाला टेक्सोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको बोलते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण। कैसे रिलेट करोगे? अभी जैसे क्लासिफिकेशन को रिलेट किया, आर्टिफिशियल, नेचुरल, बिल्कुल वैसे। यस, बिल्कुल वैसे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था? किसके ऊपर? सिर्फ मॉर्फोलॉजी, कुछ मॉर्फोलॉजिकल आकारिक के लक्षणों पर। और प्रैक्टिकल जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ वो किसके ऊपर? बहुत सारे लक्षण। तो वैसे ही मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या किया गया? बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन किया जाने लगा। कौन कौन से? यह बताओ किस किस के ऊपर बेस्ड हो जाएगा? आकारिकी और शारीरिकी और कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, और किसके ऊपर? भ्रौणिकी बोलना चाहते हो? बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, भ्रौणिकी।
देन और बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, सब पे आधारित, उधर क्लासिफिकेशन इन पे आधारित। कुछ अंतर है कि आप एक ही चीज को दोबारा पढ़ा रहे हो? क्या कोई अंतर है कि नहीं? क्या अंतर? पहले किसकी बात कर रहे थे? सिर्फ वर्गीकरण। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ वर्गीकरण नहीं, सारा रूल ही चेंज करेंगे हम। कैरेक्टर भी उसका क्या देखना है, उसका नाम कैसे रखना है, सब कुछ एडवांस हुआ है। ठीक है, तो समय के साथ जो पुराना वाला प्राचीन टेक्सोनॉमी था, वर्गी की था, वो आधुनिक में कन्वर्ट हुआ। तो सिर्फ वर्गीकरण नहीं, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, चाहे उसका कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, इन सबको करने के रूल जो हैं वो क्या होगा? वो इस टेक्सोनॉमी में आ रहा है। और इस रूल की बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन, जिसको हमने पहले नाम दिया। कौन सा क्लासिफिकेशन? आर्टिफिशियल कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि जाति वृत्तीय कर रहे हैं, वो सारी चीज। तुमने देखा कि सर मॉडर्न टेक्सोनॉमी आ गई, लेकिन सर आपने फाइलोजेनी नहीं लिखा। आप बोल रहे हो कि एडवांस है टेक्सोनॉमी, जो है वो एडवांस हो गई, लेकिन आपने इस एडवांस टेक्सोनॉमी में फाइलोजेनी को अभी तक भी इंक्लूड किया नहीं। क्या दिख रहा है सब बच्चों को? यस, इसका मतलब कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर फाइलोजेनी अभी तक क्या टेक्सोनॉमी में ही फाइलोजेनी को इंक्लूड नहीं किया गया था। फिर क्या हुआ? फिर उसके लिए एक नया ही वर्ड दे दिया गया, जिसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक जो है उसमें फाइलोजेनी को इंक्लूड किया गया। मतलब क्या हुआ? मतलब टेक्सोनॉमी जो है उससे एक बेटर टर्म जो है वो इजाद कर दिया गया था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई थी वो लिख लेना। क्या? कि किसको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं? बोलो। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में क्या क्या बातें समझ में आ गई? कि टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? कि कैसे जीवों का वर्गीकरण किया जाए, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, और क्या क्या चीजें डिसाइड की जाती है। कैरेक्टराइजेशन क्या रखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे नाम रखना है, और कैसे वर्गीकरण करना है। अब हमने बात की कि यदि हम इसके टाइप्स देखें तो पुराने जमाने में जो यूज होता था टेक्सोनॉमी, वो सिर्फ किस पर आधारित होता था? आकारिकी लक्षणों पर। लेकिन जब एडवांसमेंट हुई तो आकारिकी के साथ साथ बहुत सारे और भी लक्षण, जैसे शारीरिकी हुआ, कोशिका विज्ञान हुआ, फाइटोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री जो है उसका इस्तेमाल करने लगे, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है उनका इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरीके से वर्गीकरण किया गया। यदि मैं बोलूं कि पूरा अच्छे से वर्गीकरण करना है तो उसमें कुछ ब्रांचेस का भी हेल्प लिया जाता है, कुछ शाखाओं का भी हेल्प लिया जाता है वर्गीकी के लिए। कौन सी शाखा? जैसे नाम है साइटो टेक्सोनॉमी। ये साइटो टेक्सोनॉमी क्या है? ये एक ऐसी शाखा है जिसका उपयोग वर्गीकी में किया जाता है, जीवों के वर्गीकरण के लिए रूल्स बनाने में किया जाता है। साइटो टेक्सोनॉमी जैसे एक और कीमो टेक्सोनॉमी। अभी तो मैंने बताया तुमको कि किस पर आधारित है, इन पर भी आधारित है, कोशिका विज्ञान पर, जैव रसायन विज्ञान पर। कौन सी शाखा का इस्तेमाल करेंगे? साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी वो शाखा है जिसमें हम कोशिका के लक्षणों का उपयोग करते हैं। कोशिका के लक्षणों, कोशिका के लक्षणों जैसे जैसे क्रोमोसोम संख्या, गुणसूत्रों की संख्या,
आकार तथा कोशिका विभाजन के समय व्यवहार पर आधारित या का उपयोग। यदि मैं क्रोमोसोमल बेंडिंग पैटर्न का इस्तेमाल करूं, क्या होता है ये? जैसे मान लो हमने इंसान का क्रोमोसोम नंबर 1 लिया और एक चिंपांजी का क्रोमोसोम नंबर 1 लिया और उसका अध्ययन किया। किसमें? यदि सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखी, आकार क्या है, सेंट्रोमेयर की स्थिति क्या है, ये सब चीजें देख रहे तो कौन सा विज्ञान आएगा? साइटोटैक्सोनॉमी आएगा कि नहीं आएगा? सब बच्चे बात समझ रहे हो? अब मैंने क्या किया, एक विशेष डाई इस्तेमाल किया, डाई मतलब स्टेन, और मैंने उस विशेष डाई या स्टेन से इसको स्टेन जब किया तो मैंने देखा कि अरे ये इंसान का जो क्रोमोसोम है वो और चिंपांजी का जो क्रोमोसोम है, अरे इनकी तो बेंडिंग पैटर्न बिल्कुल एक जैसे आ रही है। दोनों के दोनों क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल एक ही जगह से अभिरंजित हो रहे। इससे क्या पता लग जाएगा कि इनका सीक्वेंस जो है वो भी डीएनए का लगभग एक ही जैसा है। जितने ज्यादा क्रोमोसोम में ये समानताएं मिल गई, क्या पता लग जाएगा? इसका मतलब तो ये निकट संबंधी है। पता लग जाएगा कि नहीं? पता लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? यस लगेगा। तो यदि हम जब स्टडी कर रहे हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीप में घुस गए और क्रोमोसोम के इवन बेंडिंग पैटर्न को उपयोग करने लगे जीवों के बीच में समानताएं देखने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोटैक्सोनॉमी का भी स्पेशल ब्रांच नाम दे देंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जिसको बोल देते हैं कैरियो टैक्सोनॉमी, केंद्रक वर्गीकरण। आई बात समझ में? अंतर समझ में आया? कि यदि तुम्हें पूछा जाएगा कि सिर्फ कोशिका के लक्षणों, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम से आएगा क्वेश्चन कि बताओ किस वर्गीकी में कोशिका के अंदर क्रोमोसोम की संख्या या उनका आकार या उनका कोशिका विभाजन के समय व्यवहार, इनका उपयोग किया जाता है, क्या आंसर दे दोगे? साइटोटैक्सोनॉमी। और यदि कोई पूछेगा कि इसमें भी बेंडिंग पैटर्न, क्रोमोसोमल बेंडिंग पैटर्न का इस्तेमाल करके यदि हम वर्गीकरण में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हम क्या नाम देंगे? कैरियो टैक्सोनॉमी। एक पॉइंट और ऐड करोगे कि यदि गुणसूत्र का बेंडिंग पैटर्न, गुणसूत्र के बेंडिंग पैटर्न का उपयोग वर्गीकी में किया जाता है तो इसे क्या कह देते हैं? कैरियो टैक्सोनॉमी। यस, वो साइटोटैक्सोनॉमी का भी और स्पेशल ब्रांच है, उसी के अंदर है ये कैरियो टैक्सोनॉमी को, मतलब ये समझ लो कि साइटोटैक्सोनॉमी तो ओवरऑल सेल के लिए है, और उसमें भी पर्टिकुलरली क्रोमोसोम के लिए यदि हम देखें तब हम क्या नाम यूज करते हैं? कैरियो टैक्सोनॉमी। अलग नहीं है, उसी का ही सब ब्रांच होता है। कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? सेल में उपस्थित जैव रसायन, सेल में उपस्थित जैव रसायन के अध्ययन का वर्गीकी में उपयोग। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि सेल के अंदर कौन सा बायोमॉलिक्यूल है उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाए? जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल पूछूं कि क्या तुम्हें पता है शैवाल कितने टाइप के होते हैं? तुमने पढ़ा है 3 टाइप के। कौन कौन से? रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी। किस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया होगा? यस, सबसे मेन वर्णक। वेरी गुड, सबसे मेन पिगमेंट। सब बोल रहे कि सर सबसे मेन तो पिगमेंट है। क्या वर्णक एक कोशिका में पाए जाने वाला रसायन है? क्या मैं उसे जैव रसायन बोल दूं, बायोकेमिकल, बायोमोलिक्यूल? यस, मैं उसको जैवाणु या बायोमोलिक्यूल बोल सकता हूं। तो यदि बायोमोलिक्यूल, क्वेश्चन आएगा कि बताओ यदि कोशिका में उपस्थित वर्णकों के आधार पर शैवाल को 3 वर्गकों में बांटा गया, बताओ टैक्सोनॉमी की कौन सी शाखा का उपयोग इसमें किया गया होगा? बता सकते हो क्या?
सब कोई, यस, कीमोटेक्सोनॉमी का इस्तेमाल किया गया होगा। क्या बातें सबको क्लियर हो रही हैं क्या? एकदम, क्या एकदम खिचड़ी पकती जा रही है क्या? एक एक चीज एकदम क्लियर है क्या? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि यदि तुम सीक्वेंस ऑर्डर समझ के सही से पढ़ रहे हो, खिचड़ी नहीं पकेगी, एक एक चीज एकदम क्लियर रहेगी। हाँ, यदि रैंडम पढ़ने लग गए, इधर से उधर, उधर से उधर उधर, तब फिर खिचड़ी पक जाती, समझ नहीं आता कि कब टेक्सोनॉमी थी, कब क्लासिफिकेशन थी और कब सिस्टमेटिक हो गया वो। ठीक है, तो इसीलिए कीमोटेक्सोनॉमी में लिखा ना सबने, कोशिका में उपस्थित जैव रसायन के अध्ययन का वर्गीकी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और उदाहरण के लिए लिखो, उदाहरण, उदाहरण, कोशिका में उपस्थित वर्णकों, कॉमा, वर्णकों, कॉमा, एल्केलॉइड, एल्केलॉइड, कॉमा, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, कॉमा, प्रोटीन, प्रोटीन इत्यादि के अध्ययन, इत्यादि के अध्ययन, अध्ययन का वर्गीकरण में उपयोग, इत्यादि के अध्ययन का वर्गीकरण में उपयोग क्या कहलाएगा? कीमोटेक्सोनॉमी कहलाएगा। क्लियर हो गई बातें सबको? डन है क्या? ठीक है, तो ये तो बात हो गई टेक्सोनॉमी। यस बच्चे, देखो देखो, ऑर्डर तो यही होता है ना। ऑर्डर, यदि कोई पूछेगा कि सर ऑर्डर क्या होना चाहिए इनका, तो ऑर्डर होना चाहिए कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन पहले, फिर नामकरण और फिर वर्गीकरण। ऑर्डर ये होना चाहिए। हमारी एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है? हमारी एनसीईआरटी ने दो जगहों पे दो अलग अलग चीजें लिख दी है। समरी में कुछ लिख दिया, इधर कुछ लिख दिया। वो एक्चुअल में ऑर्डर की बात नहीं कर रहे। क्या होता है ना, हम अपने मन से सोच लेते हैं कि क्या वो एक क्रम की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी तो बात ही नहीं कर रहा है क्रम की। वो तो बोल रहा है कि भाई क्या क्या बेसिक्स है, ये बेसिक्स है। इनको तुम ऊपर नीचे लिख दोगे तो क्या इससे बेसिक्स चेंज हो जाएंगे? क्या नहीं। क्या उन्होंने ऐसे लिखा कि ये बेसिक्स इस क्रम में वर्गीकरण में उपयोग होते हैं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ, यदि पूछेगा तो क्या करोगे? एनसीईआरटी वाला सीक्वेंस फॉलो कर लोगे। यदि पूछ लेगा कि सर यदि आ ही गया तो हम क्या करें, हम एनसीईआरटी वाला सीक्वेंस फॉलो कर लेंगे, लेकिन इसका कोई उस सीक्वेंस से लेना देना नहीं। सीक्वेंस यदि है एग्जैक्टली तो हम किसी भी जीव के लक्षणों के आधार पर उसे पहचानते हैं, फिर हम उसको पहचान के उसका नाम देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वर्गीकरण लिखते हैं और फिर हम उसका वर्णन कर देते हैं। तो एक टेक्सोनोमिस्ट के लिए सीक्वेंस ये होती है। ठीक है, और टेक्सोनॉमी क्योंकि एक शाखा है, उस शाखा में तो हमको हर चीज के बारे में रूल्स बनाने हैं। तो रूल किन किन चीजों के बारे में बनाने हैं? इन इन चीजों के बारे में हमें रूल बनाने होते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है क्या? ओके, इसके बाद में सिस्टमेटिक्स। एक बस एक पॉइंट देख लो फिर क्लास छोड़ेंगे। सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स वर्ड जो है ये कौन सी भाषा का वर्ड है? सिस्टमेटिक्स कौन सी भाषा का वर्ड है? बोलो, अंतर हो गया क्या? यस, टेक्सोनॉमी कौन सी भाषा का वर्ड था? ग्रीक भाषा का। और सिस्टमेटिक कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। सिस्टेमा या सिस्टमेटिक्स लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब ही क्या होता है? सिस्टेमा जो है उसका मतलब ही होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। कौन किसने दिया था शब्द? बताओ जरा। लीनियस ने, लीनियस द्वारा दिया गया। कौन सी किताब में? सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में दिया गया।
लिनियस ने दिया था, और कौन सी बुक में दिया था? जो सिस्टेमा नेचुरी बुक थी उनकी, उसमें उन्होंने दिया था। और कोई पूछेगा कि सिस्टेमेटिक होता क्या है? जीवों का अध्ययन है, जीवों के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन है। को बोलेगा वो तो वर्गीकी भी है सर, वर्गीकी भी तो जीवों के संबंधों का ही अध्ययन है। आप उस अलग अलग जीव को स्टडी कर रहे हो, वर्गीकृत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने उनके संबंधों का अध्ययन तो वहां भी किया। यस, लेकिन इसकी कमी अभी तक जो तुम्हें दिख रही थी क्या, कि इनके अंदर हम इवोल्यूशनरी पैटर्न को ध्यान नहीं रख रहे थे। यानी सिस्टमेटिक जो है वो कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ टेक्सोनॉमी, और उसमें क्या ऐड कर दूं? फाइलोजेनी। टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी होती है। जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन, इन सारे आधार के अलावा यदि फाइलोजेनी के आधार पर भी देखा जाए कि कौन निकट संबंधी हैं, किनके एंसेस्टर एक रहे हैं, एवोल्यूशन में कौन पहले आया कौन बाद में आया, यदि उसे भी शामिल कर लिया जाए तो उसी टेक्सोनॉमी को अब नाम चेंज कर दिया था किसने? लिनियस ने। और क्या नाम दे दिया था? सिस्टेमेटिक। क्या बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? ठीक है, तो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सिस्टमेटिक तक, यहां तक सब बच्चों को जो भी पढ़ा है हमने वो आना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक से भी तुम लोग सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी तक पढ़ के आ जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल पढ़ेंगे और टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ेंगे।